हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को स्वागत है आज के क्लासेस के यूट्यूब परिवार पे। आज हम लोग प्रकाश का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले प्रकाश का इंट्रोडक्शन का लेक्चर हो चुका है। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया गया था ऑप्टिक्स क्या होता है। तो बताया गया था स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। जब प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, ज्यामितीय आकृति और एक तरंग आकृति। ज्यामितीय आकृति में कैसे प्रकाश का अध्ययन किया जाता है? जिसमें प्रकाश का आयाम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से बहुत बड़ा होता है। सब समझाया गया लेक्चर 1 में। तो उसे कौन सा ऑप्टिक्स में अध्ययन करते हैं? तो उसे अध्ययन किया जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? जिसमें प्रकाश का आयाम जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के तुलनात्मक होता है या उससे छोटा होता है। तो उसे कौन सा ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं? उसे पढ़ते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। और उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो पहला लेसन बताया गया था इंट्रोडक्शन की क्लास में, जो बताया गया था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहला लेसन कौन था? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन इसको बोला जाता है इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है इसको। आइए हम लोग सीखते हैं। प्रकाश के परावर्तन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में सीखेंगे। प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश, तब प्रकाश के परावर्तन पढ़ाया जाएगा। आज के लेक्चर में प्रकाश और इसके गुण होने वाले हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग प्रकाश और उसके गुण सीखेंगे। तो क्या होता है लाइट, आइए हम लोग समझते हैं लाइट क्या होता है। प्रकाश जो होता है यह ऊर्जा का रूप होता है। इसके अंदर एनर्जी के बंडल पाए जाते हैं। यह एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें दृश्यता प्रदान होती है। दृश्यता बोले तो देखने की क्षमता प्रदान होती है। क्लियर है सबको? तो प्रकाश किसका रूप होता है? यह एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें दृश्यता प्रदान होती है और इसी के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहा जाता है। क्लियर है सबको? अब प्रकाश जो है इसके द्वारा हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है सो अदृश्य होता है। आइए इस बात को हम बोर्ड पे लिखते हैं। प्रकाश यह एक ऊर्जा का रूप है, यह एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें जिसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होती है? दृश्यता। दृश्यता बोले तो देखने की क्षमता, देखने की क्षमता प्रदान होती है। देखने की क्षमता प्रदान होती है। यह किसका रूप होता है? यह एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें दृश्यता या देखने की क्षमता प्रदान होती है। क्लियर है सबको? इसी के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि कमरा में अंधेरा रहता है, कोई भी वस्तु दिखता है हमें? नहीं दिखता है। जैसे लाइट ऑन करते हैं सारा वस्तु दिखने लगता है हमको। कमरा में कौन कौन सा वस्तु रखा हुआ है सारा चीज दिखने लगता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें दृश्यता प्रदान होती है। कहने का मतलब है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं लेकिन 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 प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं। लेकिन किसे नहीं देख सकते हैं? लेकिन प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। या अर्थात यह कैसा होता है? अर्थात यह अदृश्य होता है। अर्थात यह अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है? अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। क्लियर है सबको? प्रकाश, प्रकाश किसका रूप होता है? ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें दृश्यता बोले तो देखने की क्षमता प्रदान होती है। लेकिन प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, अर्थात यह अदृश्य होता है। तो ये प्रकाश के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। प्रकाश किसे कहते हैं? आइए अब हम लोग जो समझते हैं प्रकाश के गुण समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट।
इस क्लास में इसी पे चर्चा किया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, तो सबसे पहला जो प्रकाश के गुण हो गया उसमें क्या हो गया, यह अदृश्य होता है। सबसे पहला गुण ये हम लोग को दिखता नहीं है, जो हम पीछे बता चुके हैं, यह अदृश्य होता है। अदृश्य होता है, यह हम नहीं लिखे हैं, समझ जाइएगा। सेकंड गुण, यह किसका रूप होता है, यह ऊर्जा का रूप होता है। यह ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश किसका रूप होता है, तो ऊर्जा का रूप होता है, जिसकी सहायता से हमें क्या प्रदान होती है, दृश्यता प्रदान होती है, जिसकी सहायता से हमें देखने की क्षमता प्रदान होती है। थर्ड गुण बताया गया, प्रकाश में प्रकाश के मौलिक कण को, प्रकाश के मौलिक कण को फोटोन कहा जाता है। इस बात को अच्छा से याद रखिएगा, प्रकाश के मौलिक कण को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ये क्या होता है फोटोन, अभी हम समझा रहे हैं। प्रकाश के मौलिक कण को हम लोग फोटोन बोलते हैं। प्रकाश का जो मेन पार्ट होता है, जो मेन कण होता है, जिसके हम लोग को दृश्यता प्रदान होती है, जिसकी सहायता से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, उसे हम लोग फोटोन बोलते हैं। फोटोन प्रकाश का जो मेन कण होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसी को हम लोग फोटोन बोलते हैं। क्लियर है सबको, प्रकाश के मौलिक कण को फोटोन कहते हैं। जैसे कि हम लोग के शरीर का मौलिक कण क्या होता है, मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका, बायोलॉजी में पढ़ाया गया था। ठीक उसी तरह से प्रकाश का जो मौलिक इकाई होगा वो क्या होगा, फोटोन होगा। प्रकाश का मौलिक इकाई फोटोन को कहा जाता है। ये फोटोन पृथ्वी पर, ये फोटोन पृथ्वी पर छोटे छोटे बंडल के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं, रूप में आते हैं। ये फोटोन पृथ्वी पर कैसे आता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में, समान ऊर्जा के साथ। जैसे एक फोटोन का लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो अगला का भी इतना ही रहेगा। ऐसे सजा हुआ फोटोन एकदम आता है, बंडल के रूप में आता है, ऐसे ऐसा। ये प्रकाश में उपस्थित रहता है फोटोन। इसे क्या नाम बोलते हैं हम लोग, फोटोन। ये पृथ्वी पर कैसे आते हैं, पृथ्वी पर छोटे छोटे बंडल के रूप में फोटोन जो है सो गिरते हैं पृथ्वी पे। क्लियर है सबको, इसमें एनर्जी भरा हुआ रहता है। जैसे कि सिपाही देखेंगे, सिपाही कैसे चलता है, जब सिपाही का परेड होता है तो उन लोग सब साथ में परेड करता है, ठीक है। आगे बढ़ता है तो सब एक रो का जितना भी सिपाही रहेगा वो साथ में आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट रो का साथ में आगे बढ़ता है। ठीक जिस तरह से सिपाही लोग चलते हैं आपस में, ठीक उसी तरह से पृथ्वी पे जो प्रकाश के द्वारा जो फोटोन आता है, ठीक उसी तरह से आता है। एकदम समझ लीजिए कि एकदम कतार वाइज आता है। कतार कहने का मतलब है एक ऊपर एक नीचे, ऐसे फोटोन छोटे छोटे बंडल के रूप में कतार वाइज पृथ्वी पर गिरते हैं। कहां से, तो सूर्य के भगवान से जो प्रकाश आता है उसमें फोटोन रहता है, उसके कण को फोटोन कहा जाता है। ये पृथ्वी पर छोटे छोटे बंडल के रूप में गिरते हैं, और छोटे छोटे बंडल के रूप में गिरते हैं, और यही फोटोन होता है जिसकी सहायता से हमें विटामिन डी, आप लोग सुनेंगे प्रकाश में क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है, ये फोटोन देता है रिएक्शन करके। अभिक्रिया के दौरान फोटोन विटामिन डी, और यही फोटोन हमें दृश्यता प्रदान करता है, देखने की क्षमता प्रदान करता है। क्लियर है सबको, प्रकाश के तीसरा गुण में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए प्रकाश के गुण को समझते हैं, चौथा प्रकाश के गुण, जिसमें फोर्थ पार्ट आ गया, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रकाश के गुण को समझाने से पहले फोटोन पे और हम दो चार बात करने वाले हैं, आइए उसको पहले देख लेते हैं फोटोन पे, ठीक है। फोटोन जो है, नोट करके लिखिएगा इस सारे पॉइंट को। फोटोन, फोटोन ये बेसॉन परिवार का एक सदस्य होता है। बेसॉन परिवार का सदस्य होता है। वन डे एग्जाम में सब सवाल पूछ देता है कभी कभी, फोटोन किस परिवार का सदस्य है, तो फोटोन जो है बेसॉन परिवार का सदस्य होता है। क्या होता है बेसॉन परिवार, आइए हम लोग समझते हैं।
बेसोन परिवार के अंतर्गत ऐसे कण को रखा गया है, ऐसे पार्टिकल को रखा गया है जो ब्रह्मांड में बलों की गणना, बलों के रूप में संचालित होते रहते हैं, जो ब्रह्मांड में बल के कार्य करते हैं, मतलब वो ब्रह्मांड में बल देने का कार्य करते हैं। जैसे कि बेसोन परिवार में ये वैसे कण होते हैं, ये ऐसे कण होते हैं, या इसमें ऐसे कण को सम्मिलित किया गया है, ऐसे कण को सम्मिलित किया गया है, किया गया है जो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में बलों की, जो ब्रह्मांड में बलों की क्षमता को बढ़ाता है, बलों की क्षमता को बढ़ाता है। बेसोन परिवार क्या होता है, जो भी ब्रह्मांड में बल की क्षमता, बल कहने का मतलब जो भी ब्रह्मांड में फोर्स लगाएगा उसकी क्षमता को बढ़ाएगा ब्रह्मांड में। जैसे कि आप लोग सुने होंगे पृथ्वी जो है से गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगाती है, चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम होता है। ये सब ब्रह्मांड में जो बल लगते हैं ना, और जिस पार्टिकल के कारण लगते हैं ना, उस पार्टिकल को बोसॉन परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। इसके एग्जांपल एक कौन हो गया, एक एग्जांपल तो फोटोन हो गया, एक एग्जांपल तो आप लोग के सामने दिख रहा है फोटोन, फोटोन। और एक और एग्जांपल इसका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। ये सब ज्यादा नहीं जानना है गॉड पार्टिकल क्या होता है, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। गॉड पार्टिकल क्या होता है, ईश्वर कण कहा जाता है इसको। क्लियर है सबको? अभी हम इतना बता दे रहे हैं कि फोटोन जो है सब बेसोन परिवार का सदस्य होता है। बेसोन परिवार में एक ऐसे कण को सम्मिलित किया गया है जो ब्रह्मांड में बलों की क्षमता को बढ़ाता है, जो ब्रह्मांड में बल की क्षमता को नियंत्रित करके रखता है, उसे बेसोन परिवार का, बेसोन परिवार के अंतर्गत रखते हैं। ये बेसोन परिवार का सदस्य कौन होता है, तो फोटोन। ये ऐसे कण को सम्मिलित किया गया है जो ब्रह्मांड में बलों की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फोटोन हो गया, गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स, ये सारे ऐसे कण होते हैं जो ब्रह्मांड में बल की क्षमता को बढ़ाते हैं। क्लियर है सबको? नोट पॉइंट। ये किसके कौन से परिवार का सदस्य होगा, ये बेसोन परिवार का सदस्य होता है। और एक चीज और नोट, नोट नंबर सेकंड लिखेगा इसी में, नोट नंबर सेकंड, फोटोन आवेश रहित, आवेश रहित तथा द्रव्यमान रहित होता है। कहने का मतलब है फोटोन के पास ना तो कोई आवेश पाया जाता है, ना ही कोई चार्ज पाया जाता है, और ना ही उसका कुछ मास होता है। ये ऐसा पार्टिकल है जिसका ना तो रहित होता है, ये ऐसा पार्टिकल होता है जिसका पास कुछ भी नहीं पाया जाता है। ना तो इसके पास आवेश होगा, कहने का मतलब चार्ज, इसके ऊपर कोई कूलम का चार्ज नहीं होता, ना इसका द्रव्यमान होता। फोटोन को ऐसे नहीं बता सकते कि इतना केजी का फोटोन है, इतना ग्राम का फोटोन है, इसके ऊपर चार्ज नहीं बता सकते कि इतना कूलम का चार्ज है तुम्हारे ऊपर, इतना कूलम का चार्ज है। ये सब कुछ भी नहीं बता सकते हैं फोटोन के बारे में। तो याद रखिएगा फोटोन कौन से परिवार का सदस्य होता है, बेसोन परिवार का सदस्य होता है। बेसोन परिवार क्या होता है, जो वायुमंडल में बलों की क्षमता को बनाए रखता है, उसे बेसोन परिवार के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए गॉड पार्टिकल्स और फोटोन। और इसके पास ना तो, फोटोन के पास ना तो कोई द्रव्यमान होता है और ना ही कोई इसके ऊपर चार्ज होता है। ये सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं जो बेसोन परिवार के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? एक किसके बारे में हम बताए हैं, प्रकाश के मौलिक कण फोटोन के बारे में बताया गया है, जो पृथ्वी पर छोटे छोटे बंडल के रूप में आते हैं। इस तरह से, जिस तरह से सैनिक चलता है ना एक दूसरे के, ठीक उसी तरह से फोटोन भी आता है। नोट 2 पॉइंट नोट बताया गया, नोट नंबर फर्स्ट बताया गया यहाँ पास, और नोट नंबर सेकंड, ये किस परिवार का सदस्य होता है, तो बेसोन परिवार का सदस्य होता है। ये फोटोन आवेश रहित तथा द्रव्यमान रहित होता है, इसके पास कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं पाया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग चौथा प्रॉपर्टी सीखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है।
विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। प्रकाश एक प्रकार का कौन सा विकिरण है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण। विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है? आइए इस बात को हम समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण का मतलब होता है जो वायुमंडल में विद्युत और जो वायुमंडल में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में गमन करते हैं। जो वायुमंडल में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में गमन करते हैं, गमन करते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो वायुमंडल में कैसे गमन करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के साथ गमन करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ भी गमन करता है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी गमन करता है। कहने का मतलब है प्रकाश में दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं, विद्युत क्षेत्र भी पाए जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में गमन करता है। तो इस एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, जो वायुमंडल में कैसे गति करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में गमन करता है। क्लियर है सबको? चौथा प्रॉपर्टीज सबको समझ में आ गया? प्रकाश का चौथा प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। क्लियर है सबको? आइए अब हम लोग समझते हैं इसका पांचवा प्रॉपर्टीज के बारे में। पांचवा, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश कैसा तरंग का एग्जाम्पल होता है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है। अनुप्रस्थ बोले तो अभी समझाते हैं अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक लड़का है हमारे पास, ये लड़का है, इस लड़का के हाथ से ऐसे एक रस्सी पकड़ा हुआ है और ये रस्सी जो है ऐसे दीवार पे लगा हुआ है। अब ये लड़का रस्सी को ऊपर और नीचे फोर्स लगाता है। फोर्स ऊपर लगाता है या नीचे लगाता है? तो फोर्स ऊपर या नीचे लगाएगा तो बोलिए तो रस्सी में कैसा गति होगा? क्या रस्सी में इस प्रकार का गति होने लगेगा? रस्सी में इस प्रकार की गति होगा? हाँ। और रस्सी जो होते हैं इसमें क्या, ये रस्सी जो ढेर सारा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, पार्टिकल से। और जैसे ही रस्सी पे लड़का फोर्स लगाया, क्या उत्पन्न होने लगा? तरंग। तो तरंग किस डायरेक्शन में उत्पन्न होने लगा? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा। एक कौन सी दिशा हो गया? तरंग संचरण की दिशा। जब ये लड़का फोर्स लगाया रस्सी पे, या तो ऊपर या तो नीचे, तो इस रस्सी में ना ऐसे तरंग उत्पन्न हो जाते हैं, वेव उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर है सबको? तो तरंग संचरण की दिशा किधर हो गया? इधर। और इसके जो पार्टिकल हैं वो कैसे गमन कर रहे हैं? यहाँ वाला पार्टिकल होगा ये ऊपर और नीचे गमन करेगा, यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा ऊपर और नीचे गमन करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा ये भी ऊपर और ये नीचे गमन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो देखिए तो ये कौन सी गति हो गई? ये जो दिखाया जा रहा है ये किसकी गति को दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कण की गति को। कण की गति। एक कण की गति कैसा हो रहा है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो रहा है। लंबवत बोले तो 90 डिग्री के कोण पे हो रहा है। तो उसे कौन सा तरंग बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। जब तरंग संचरण की दिशा, सॉरी, जब कण की गति तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत बोले तो 90 डिग्री पे होता है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। तो आइए अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या लिख देते हैं। जब कण की गति, जब कण की गति तरंग संचरण की गति के लंबवत होता है। तरंग संचरण गति के लंबवत होता है। लंबवत होता है तो उसे हम लोग कौन सा तरंग बोलते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। 90 डिग्री कोण पे ये गति करता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। क्लियर है सबको? अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? जैसे हमारे पास एक लड़का था, इसमें ढेर सारे रस्सी रस्सी से बंधा हुआ था, दीवार से रस्सी, और ये लड़का जो है सब फोर्स लगाया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो रस्सी में ना वेव उत्पन्न हो जाते हैं, तरंग उत्पन्न हो जाते हैं।
और ये तरंग के संचरण की दिशा किधर हुआ, इधर की तरफ वेव उत्पन्न हुए। ये सब तो बचपन में लड़कन करता है, रस्सी नीचे पड़ा हुआ है उसको उठा के ऐसे से करता है तो देखिएगा वेव उत्पन्न होता है इस तरह से। वेव, पत्थर में पानी डाल, सॉरी पानी में पत्थर डालते हैं तो देखे होंगे पानी में पत्थर डालने पे उसमें वेव उत्पन्न होता है, पानी इस तरह से ऐसे ऐसे गमन करता है। क्लियर है सबको? तो इसमें जो कण की गति होती है, जो पार्टिकल की गति होती है, इस रस्सी के अंदर जो कण है उसकी गति जो होती है तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है, कहने का मतलब है लंबे डिग्री पे होती है, तो उसे हम लोग कौन सा तरंग बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो प्रकाश किस प्रकार के तरंग का एग्जाम्पल होगा, तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है सबको? यानी कि इसमें भी कण की जो गति होगा, फोटोन कण की गति होगा, वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा, तो उसे हम लोग पर इसलिए प्रकाश को कौन सा तरंग बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। क्लियर है सबको? अनुप्रस्थ तरंग, तो प्रकाश किस प्रकार के तरंग का एग्जाम्पल होता है, अनुप्रस्थ की अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है। पहले इसे जब खोज नहीं हुआ था तो पहले इसे अनुदैर्ध्य माना जाता था, लेकिन यंग डबल स्प्लिट, यंग नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें ये बताया था कि प्रकाश जो है से अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होता है। ये यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था ऐसा एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर है सबको? लेकिन पहले आदमी इसको क्या मानते थे, अनुदैर्ध्य ही मानते थे, लेकिन बाद में यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया, ये कौन सा वैज्ञानिक बताया है, तो ये बताया यंग नामक वैज्ञानिक ने बताया है कि प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। आइए अब हम लोग छठा प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, प्रकाश का 6 नंबर प्रॉपर्टीज। प्रकाश के कण, प्रकाश के कण दोहरी प्रकृति को, दोहरी प्रकृति दिखाते हैं। प्रकाश के जो कण होते हैं वो कैसे प्रकृति दिखाते हैं, दोहरी। दोहरी कहने का मतलब होता है कण की तरह भी व्यवहार करता है और ये तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। प्रकाश के कण, प्रकाश के कण दोहरी प्रकृति, सॉरी प्रकाश के कण दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं, दिखाते हैं। प्रकाश के कण कैसे प्रकृति को दिखाते हैं, दोहरी प्रकृति को। दोहरी प्रकृति कहने का मतलब कण प्लस में तरंग, ये दोनों की तरह व्यवहार करता है। कण की तरह कैसे व्यवहार करता है, जैसे कि यहाँ सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान से लाइट निकल रहा है तो एक पार्टिकल की तरह लाइट निकलता है, ऐसे ऐसे कण की तरह लाइट निकल रहा है। और कुछ जो लाइट निकलते हैं वो वेव की तरह निकलते हैं। कौन सा वेव, अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ वेव की तरह निकलते हैं, ऐसे ऐसे। एक कण की गति को भी शो करता है, कण की गति को भी शो करता है, और साथ ही साथ किसकी गति को शो करता है, तरंग की गति को शो करता है। तरंग की गति को, इसलिए इसे कहा जाता है प्रकाश दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं। दोहरी प्रकृति बोले तो एक कण के साथ साथ तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं, इसलिए तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इसका उपयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है। संचार व्यवस्था में उपयोग किया जाता है। प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इसका उपयोग कौन सी व्यवस्था में किया जाता है, संचार की व्यवस्था में। संचार की व्यवस्था कहने का मतलब है हम हमारी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में, या हमारी सूचना या कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएगा तो संचार का काम करेगा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे ऑप्टिकल फाइबर का नाम, एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पास, एग्जाम्पल के लिए ऑप्टिकल फाइबर, जो वाईफाई चलता है केबल का, ऑप्टिकल फाइबर। एक होता है लाईफाई, लाईफाई, ये सारे जो होते हैं प्रकाश के द्वारा ये सब मैनेज किए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर और लाईफाई। तो प्रकाश के कण दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं, इसलिए इसके संचार की व्यवस्था में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर और लाईफाई में इसका उपयोग किया जाता है।
कौन से कण दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं? तो प्रकाश के कण दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं, इसलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? संचार की व्यवस्था में। देखने के साथ साथ संचार की व्यवस्था में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर बनाने में और वाईफाई बनाने में लाइट का उपयोग करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसको दिक्कत है प्रकाश के प्रॉपर्टीज नंबर 6 में? प्रकाश के कितने प्रॉपर्टी सीख चुके हैं हम लोग? 5। प्रकाश अदृश्य होता है, सेकंड से क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, थर्ड से क्या प्रकाश के मौलिक कण को फोटोन कहा जाता है। देखिए सारा चीज सिखाया गया है आपको। प्रकाश के मौलिक कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। ये सारा चीज बताए हैं आपको। प्रकाश के कौन से तरंग का एग्जाम्पल होता है? एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है। प्रकाश के कण कैसे प्रकृति को शो करते हैं, कैसे प्रकृति को दिखाते हैं? तो प्रकाश के कण दोहरी प्रकृति को दिखाते हैं, कण प्लस में तरंग, इसलिए इसका उपयोग संचार के व्यवस्था में भी किया जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर और वाईफाई बनाने में लाइट का उपयोग करते हैं हम लोग। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक 6 नंबर पॉइंट तक? दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होगा। आगे आते हैं 7वां नंबर पॉइंट, प्रकाश की चाल। प्रकाश के चाल प्रॉपर्टीज नंबर कितना हो जाएगा? 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 में हम लोग सीखते हैं प्रकाश की चाल। कितना होता है प्रकाश की चाल, क्या होता है? आइए हम लोग सभी चीज को जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश की जो चाल होता है इसे सी द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बोल लीजिए 3 इंटू 10⁸ को हटाएंगे तो 3 पे कितना जीरो होगा? 8 जीरो। 8 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कहने का मतलब है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर प्रकाश चल जाता है। सोच के देखिए, 1 सेकंड में कितना करोड़ मीटर? 30 करोड़ मीटर। अगर इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदले तो किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से डिवाइड किया जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहने का मतलब है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। सोच के देखिए कितना तेजी से चलता होगा प्रकाश। 1 सेकंड हुआ नहीं कि 3 लाख किलोमीटर चल गया। काश ऐसा कोई ट्रेन बन जाता, ऐसा ट्रेन नहीं बनेगा कभी ना, क्योंकि इतना स्पीड से चलना, क्या समझ रहे हैं आप? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, या 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, ये बहुत ज्यादा होता है। लाइट के चाल सबसे अधिक जो होता है गति, वो प्रकाश की चाल की गति होती है इस धरती पे। प्रकाश की चाल की गति, लेकिन इससे भी एक उपकरण होता है जिसकी गति अधिक होती है, बताया जाएगा आपको। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? तो ये निर्वात में या वायु में ऐसा होता है। निर्वात में या वायु में। वायु में थोड़ा सा प्रकाश की चाल इसका कमता है, जैसे कि अगर वायु में बात किया जाए प्रकाश की चाल को, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है वो 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? थोड़ा सा कमी आता है वायु में निर्वात की अपेक्षा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 0.1। क्लियर है सबको यहाँ तक? प्रकाश की चाल की जो खोज है, प्रकाश की चाल की जो खोज है, ये किए थे रोमर नामक वैज्ञानिक ने। रोमर। प्रकाश की चाल की खोज कौन किए थे? रोमर। रोमर रोते रोते मरने वाला नहीं है, ये रोमर वैज्ञानिक का नाम है। हाँ, प्रकाश की चाल खोज करते करते रोते रोते तो मर गए होंगे कम से कम, ऐसा नहीं है। रोमर वैज्ञानिक का नाम है। रोमर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की चाल की खोज की थी, जिन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। क्लियर सबको? ये कौन बताए थे? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। कब बताए थे? बृहस्पति के ग्रहों की खोज के समय। बृहस्पति के ग्रहों के खोज के समय बताए थे। ग्रहों के खोज के समय। ग्रहों के खोज के समय किसकी खोज की थी? प्रकाश के चाल की खोज की थी। बृहस्पति के ग्रहों के खोज के समय ये जो रोमन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी खोज की? प्रकाश के चाल की खोज की। क्लियर है सबको? अगर कोई आपसे पूछेगा कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश की चाल को पहुंचने में कितना समय लगेगा,
पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश जो पहुंचेगा वो कितना टाइम में पहुंचेगा, कितना समय लेगा, तो कितना समय लेता है आप सबको पता होगा, 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर क्या हो गया, 7वां। अब जो प्रॉपर्टीज नंबर है वो 8वां है, थोड़ा सा बड़ा चलेगा, उसमें प्रॉपर्टीज नंबर 8 पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ऐसा चीज कहेंगे कि मान लीजिए कि ऐसा होता है तो मानने पड़ेगा, उसको पहचानने पड़ेगा, तब समझ में आएगा। वो मेरी गारंटी है कि हम समझा देंगे। क्लियर है सबको? तो आइए प्रॉपर्टीज नंबर 8वां सीखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एट, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, जैसे कि एक सतह हो गया, सरफेस, सतह, इससे प्रकाश आके टकराया, इससे प्रकाश आके टकराया, तो इस सतह पे 3 क्रिया देखने को मिलती है। कितनी क्रिया देखने को मिलती है, 3। कुछ ऐसे लाइट होते हैं जो प्रकाश जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जो अपने माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाते हैं। कहने का मतलब है वो इधर की तरफ आ जाते हैं, ऐसे। तो जब प्रकाश किसी सतह पर गिरती है तो कितनी क्रिया देखने को मिलती है, जब प्रकाश किसी सतह पर गिरती है तो हमें कितनी क्रियाएं देखने को मिलती है, हमें 3 क्रिया देखने को मिलती है। सबसे पहला जो क्रिया मिलता है उसे क्या कहते हैं, सॉरी, कुछ पर सतह पर सबसे पहले जो क्रिया देखने को मिलता है वो होता है सतह के द्वारा कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। ये सतह हो गया, सतह के द्वारा कुछ प्रकाश को क्या किया जाता है, अवशोषित। और कुछ प्रकाश जो है जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन होना, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। और कुछ ऐसे प्रकाश के कण होते हैं जो कि इस माध्यम को पार कर जाते हैं, ये तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। क्लियर है सबको? प्रकाश एक प्रकार जब किसी सतह पे गिरती है तो कितने फेनोमेना होंगे, 3। कितने फेनोमेना होंगे, 3। प्रकाश किसी सतह पर गिरती है, आइए इस बात को लिख देते हैं, प्रकाश किसी सतह पर गिरती है, गिरती है तो 3 घटना देखने को मिलते हैं, 3 घटना देखने को मिलते हैं, मिलते हैं। प्रकाश किसी सतह पर गिरती है तो कितनी घटना देखने को मिलते हैं, 3। सबसे पहला घटना जो होता है, प्रकाश सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, प्रकाश सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, सारा प्रकाश नहीं, कुछ प्रकाश अवशोषित किए जाते हैं। कहीं कुछ बैठ तो नहीं ना गया है इसमें? कोई मच्छी या मच्छर वगैरह बैठ जाता है तो ऐसे हिलने लगता है बहुत। देखते हैं कहीं कुछ है तो नहीं ना। चलिए नहीं है, आइए हम लोग सीखते हैं। जब प्रकाश किसी सतह द्वारा पर गिरती है तो कितने घटना देखने को मिलते हैं, 3। सबसे पहला घटना, प्रकाश सतह द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं, तथा कुछ प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, कुछ प्रकाश अपने ही माध्यम में, माध्यम में लौट जाते हैं। कुछ ऐसे प्रकाश होते हैं जो अपने ही माध्यम में लौट जाता है, जैसे कि देखे हमने अपने माध्यम में लौट गया। और तीसरा जो घटना का देखने को मिलता है, कुछ प्रकाश सतह को पार कर जाते हैं, कुछ प्रकाश सतह को, सतह को पार करते हैं।
पार करते हैं। तो जब लाइट किसी सतह पर गिरती है तो कितने फेनोमेना देखने को मिलते हैं, हमें कितनी घटना देखने को मिलते हैं, 3। जब प्रकाश किसी सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, कुछ प्रकाश के जो कण होते हैं इस सतह द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, कुछ प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाता है जिसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और कुछ प्रकाश सतह को पार कर जाता है जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अपवर्तन और सॉरी इसको बोलते हैं परावर्तन और इसको बोला जाता है अपवर्तन। क्लियर है सबको? तो प्रकाश किसी सतह पे गिरा, प्रकाश किसी सतह पे आया यहाँ से सोर्स से प्रकाश सन से, तो किसी सतह पे गिरा तो कितने फेनोमेना देखने को मिले, 3। क्लियर है सबको? अब आइए समझते हैं, ये रिफ्लेक्शन हो गया और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं परावर्तन और इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो हम लोग तो यही तो सीखना है इस चैप्टर में, परावर्तन। लेकिन प्रकाश के गुण में क्या इसका उपयोग है, तो आइए हम लोग समझते हैं। बताया गया आप लोग को कि प्रकाश एक प्रकार का वेग है, तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, तरंग। कौन सा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर है सबको? ये अनुप्रस्थ तरंग है, तो तरंग के पास 3 प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। तरंग के पास कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, 3। सबसे पहला, उस तरंग का कुछ वेग होता है, वेग, जिसको हम लिख दिए भी। वेग को किसके द्वारा लिखा गया, भी। और कुछ उसके पास आवृत्ति होती है, आवृत्ति, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, एफ। और प्रकाश का कुछ तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य, इसको लेमडा द्वारा डिनोट किया जाता है, वेवलेंथ। वेलोसिटी बोलते हैं इसको, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, और इसको बोला जाता है वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तरंग है तो कितने इसमें गुण पाए जाएंगे, कितने, तो इसके पास वेग होगा, इसके पास आवृत्ति होगा और साथ ही साथ इसके पास क्या होगा, तरंगदैर्घ्य। तो इसको मान लिया मीडियम 1, मीडियम 1। और इसको जो माना गया है, इसको माना गया मीडियम 2, मीडियम 2। अब भी जो बता रहे हैं ना उससे रट लेना है इससे। क्लियर है सबको? ये जितना चीज बता रहे हैं इसको रट लेना है, कैसे होता है क्या होता है इस समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा, इसको सिर्फ अभी रट लेना है और कुछ नहीं। माध्यम क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, सब चीज बताया जाएगा, अभी सिर्फ इसको रट लेना है, पचा लेना है इसको कि हाँ ऐसा होता होगा, मान लेना है, याद कर लेना है। तो प्रकाश के सतह पर गिरते तो कितनी क्रिया देखने को मिलते हैं, 3। प्रकाश, कुछ प्रकाश सतह द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, कुछ प्रकाश को अपने ही माध्यम में भेज दिया जाता है तथा तो कुछ प्रकाश दूसरे माध्यम में आते हैं। तो माध्यम नंबर 1 मान लिए इसको, मीडियम नंबर 2 मान लिए इसको। और प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, तो तरंग के पास कितने गुण पाए जाते हैं, 3। उस तरंग के पास वेग होता है, आवृत्ति होता है और तरंगदैर्घ्य होता है। क्लियर है सबको? तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को मान लिए, सॉरी हम प्रकाश के वेग को मान लिए v1। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश के वेग को कितना मान लिए, v1। माध्यम 2 में प्रकाश के, सॉरी माध्यम 1 में प्रकाश की आवृत्ति को मान लिए f1, और माध्यम 1 में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसको मान लिए लेमडा 1, लेमडा 1। क्लियर है सबको? तो जब लाइट सतह पर गिरती है और अपने ही माध्यम में जाती है तो कोई बदलाव नहीं होता है इसमें। कहने का मतलब है f1, v1, f1 और लेमडा 1 तीनों सेम रहता है, तीनों सेम। तो कहने का मतलब क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटती है तो उसका वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होता है। इसका मतलब यही है। चलिए इस पॉइंट को हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटती है तो वेग, फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होते हैं कि चेंज हो जाते हैं, सेम होता है, एक ही प्रकार का होता है। क्लियर है सबको? तो आइए इस पॉइंट को हम इस बात को लिख दे रहे हैं एक पेज पे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है, ऐसे लिखते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौटती है, माध्यम में लौटती है, लौटती है, जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौटती है तो उसका
वेग, वेग बोले तो v1, आवृत्ति, आवृत्ति बोले तो f1 तथा तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य समान रहता है। रुक जाएगा, सॉरी एवरीवन इसके लिए, कुछ बैठ जाता है तो जिसके कारण ऐसा होता है, और पता नहीं चलता है कहाँ बैठा हुआ है। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसका वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, समान होता है। जैसे कि एग्जांपल के साथ हम आप सबको दिखाएं, जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट गए, तो जब प्रकाश की किरणें आ रहा था तो उसका वेग कितना हम लोग माने हैं v1 माध्यम 1 में, और आवृत्ति कितना माने f1, और तरंगदैर्घ्य कितना माना गया लेमडा 1, लेमडा बोलते हैं उसको। जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौटती है तो तीनों चीज का मान क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। क्लियर है सबको? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कहने का मतलब ये माध्यम 1 था, ये माध्यम 2 है। माध्यम 1 मान लीजिए कि हवा है, माध्यम 2 मान लीजिए कि पानी है। तो यहां से जब यहां आता है, माध्यम चेंज हो जाता है, तो उसकी जो है आवृत्ति भी चेंज, उसकी वेग चेंज हो जाता है। कहने का मतलब माध्यम 1 में अब वेग कितना माने थे v1, तो माध्यम 2 में वेग कितना हो जाएगा v2। क्लियर है सबको? और उसका तरंगदैर्घ्य भी चेंज हो जाता है, लेमडा 2, लेकिन उसका आवृत्ति बदलता नहीं है। अगर माध्यम 1 में आवृत्ति f1 माने हैं तो माध्यम 2 में भी आवृत्ति कितना माना जाएगा, f1। तो एक पॉइंट याद करने वाला है। यहां से सवाल पूछते हैं, पूछा जाता है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बदल जाता है, तो वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं बदलता है कभी, तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। आवृत्ति माध्यम 1 में भी f1 था, माध्यम 2 में भी कितना है, f1। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे उसमें देखिए आप सब। फर्स्ट पॉइंट लिखा गया था, जब प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसका वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य समान रहता है। लेकिन सेकंड पॉइंट, जब प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसका वेग और क्या चीज, वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। वेग और तरंगदैर्घ्य, वेग कितना हो गया था, बोलिए वेग कितना हो गया था v2, और तरंगदैर्घ्य कितना हो गया था लेमडा 2, बदल जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं बदलता, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। क्लियर है सबको? दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गया? ये प्रकाश के गुण में केवल नंबर पॉइंट हो गया। तो प्रकाश का गुण का हम लोग कौन सा पॉइंट सीख रहे हैं, 8वां पॉइंट सीख रहे हैं, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती है तो 3 घटना देखने को मिलते हैं, हम समझा चुके हैं। जब प्रकाश की किरणें आती है तो उसका क्या कहलाता है, सबसे पहले उसके पास 3 फैक्टर होते हैं, वेग होते हैं, उसका आवृत्ति होता है, उसके पास तरंगदैर्घ्य होता है। जब अपने ही माध्यम में लौटता है तो कोई बदलता नहीं है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की आवृत्ति बदल जाता है और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम ही रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्लियर है सबको? आवृत्ति चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता है आवृत्ति, इसका रीजन आइए अब आप सबको बताते हैं। ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गया? सोर्स, ये जो आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये सोर्स पर डिपेंड करती है, मीडियम पर नहीं। ये सोर्स पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, मीडियम पर नहीं, मीडियम पर नहीं।
कहने का मतलब क्या है, सोर्स मीडियम क्या है, सोर्स क्या होता है, मीडियम क्या होता है, समझाते हैं। सोर्स जहां से कोई जानकारी हमको प्राप्त होता है, और मीडियम वो जानकारी को जिसके द्वारा भेजा जाता है उसको मीडियम बोलते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो आवाज कहां से निकल रहा है, कंठ से, तो कंठ क्या हो गया, सोर्स। और आवाज निकल के हमारी आपके कानों तक जा रहा है, किस मीडियम के द्वारा, या तो हवा हो सकता है या तो पानी हो सकता है, कोई भी मीडियम के द्वारा वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको मीडियम बोलते हैं। आइए इसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। ये जो आवृत्ति जो है सोर्स पर निर्भर करता है, मीडियम पर नहीं, इसलिए आवृत्ति सेम है। क्लियर है सबको, सोर्स पर निर्भर करता है बल्कि मीडियम पर नहीं। इसका मतलब क्या है भैया, जैसे सूर्य के प्रकाश से सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य जो हो गया वो एक प्रकार का सोर्स हो गया, और उससे प्रकाश निकल के अलग अलग माध्यम में जाते हैं, जैसे कि हवा, निर्वात, जल, पानी। तो जिस माध्यम के द्वारा ये प्रकाश संचारित होता है, चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे माध्यम बोलते हैं। तो ये जो आवृत्ति है सोर्स पर डिपेंड करता है, मीडियम पर नहीं, जस्ट इसका उल्टा होता है। ये वेग, वेग ये मीडियम पर निर्भर करता है, मीडियम पर निर्भर करता है, ये मीडियम पर निर्भर करता है, इसलिए क्या हो गया, ये बदल गया है। मीडियम पर निर्भर करने के कारण ये बदल गया है। तो आइए ये 8वां पॉइंट सबको क्लियर होगा, समझ लेते हैं एक बार क्या होता है 8वां पॉइंट। बताया गया जब प्रकाश किसी सतह पे गिरती है, प्रकाश किसी सतह पे गिरती है तो यहाँ पर 3 फेनोमेना देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फेनोमेना, कुछ प्रकाश जो है से सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, कुछ प्रकाश की किरणें अपने माध्यम में लौटती है, कुछ दूसरे माध्यम में जाती है। जब अपने माध्यम में लौटते हैं तो इसको प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं, जब दूसरे माध्यम में जब लौटते हैं तो इसको प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। क्लियर है सबको। प्रकाश आ रहा था तो उसका वेग कितना था, v1, माध्यम 1 में माने थे, आवृत्ति कितना माने थे, f1, और λ1 क्या माने थे, उसका तरंग दैर्ध्य। तो जब वो आता है अपने ही माध्यम में लौटता है तो तीनों में कोई बदलाव नहीं होता है। तीनों कहने का मतलब वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कोई बदलाव नहीं होता। जबकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये तीनों बदल जाते हैं। तीनों नहीं बदलते, दो चीज बदलते हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है, आवृत्ति सेम रहता है। जो आवृत्ति वहां था वही आवृत्ति यहाँ है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति सोर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पर नहीं करता है। कोई भी माध्यम में चल रही आवृत्ति का मान सेम होगा, फ्रिक्वेंसी का मान सेम होगा। हवा से कांच में जाइए, कांच से पानी में जाइए, पानी से फिर कांच में आइए, आवृत्ति का मान सेम होगा लेकिन चाल का मान बदल जाता है। किसी को दिक्कत है 8वां प्रॉपर्टीज में?